नाइस। पहुंचे भाई, जल्दी जल्दी पहुंचिए फटाफट। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, हम 1 मिनट में से ही शुरू कर देंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अमृत, गुड इवनिंग। रोम रोम भैया, गुड इवनिंग लक्ष्मी। बढ़िया बेटा जी, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आई होप सो कि भी मेरी आवाज़ बिल्कुल ऑडिबल होगी तुम तक। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, लाइक सब्सक्राइब करो। हम 1 मिनट में से ही शुरू कर रहे हैं। गुड इवनिंग रजनी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी एस के, गुड इवनिंग। आई होप सो बेटा जी मेरी आवाज़ सब तक इजीली ऑडिबल होगी। गुड इवनिंग सुनील शर्मा। ओके भाई, सो लेट्स स्टार्ट बेटा जी। आप शुरू करते हैं बेटा अब, ठीक है। हम लोगों को ऑब्वियस है कि हम लोगों ने टिल नाउ बहुत काम ऑलरेडी किया होगा। ठीक है, गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद, हेलो, गुड इवनिंग सबको बेटा जी। ठीक है, तो आज जो अपन चैप्टर करने वाले हैं ना, एक यकीन मानो ये चैप्टर पहली बात तो 2 से 3 नंबर में आता है। मतलब ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा, ये चैप्टर 2 से 3 नंबर के अंदर आपको देखने में मिलता है। हो सकता है कई बार 4 नंबर में भी आ जाए, बट इससे ज्यादा ये चैप्टर की वेटेज नहीं है। ठीक है, पॉइंट याद रख लेना कि इससे ज्यादा इस चैप्टर की वेटेज नहीं है। बट हाँ, जो बच्चे बिल्कुल अपने आप को डल समझते हैं कि सर हमसे तो कुछ हो ही नहीं पाता, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, कि 3-4 नंबर आ जाएंगे इजीली। ठीक है, निष्ठा, तनेजा, हेलो सर, आई एम गुड बेटा, आई एम गुड। निष्ठा, ओके, ठीक है, समझ गया। ये कुछ पुराने बच्चे भी हैं बीच में, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। ठीक है, सो बेटा जी लेट्स स्टार्ट। हम लोग बेटा जी चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग गर्वित। ओके भाई, सो अब ऑलरेडी बेटा जी बहुत गुड इवनिंग विश हो गई। ठीक है, सो राइट नाउ इट्स अ टाइम कि हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करें। ठीक है, मोस्ट ऑफ आगे होंगे, और जिन लोगों को जनरली ये 2-3 नंबर अपने पक्के करने हैं या 4 नंबर तक अपने मैक्सिमम पक्के करने हैं, वो लाइव क्लास को प्रॉपर तरीके से सुनना। आज बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैक्सिमम 30 से 35 मिनट की क्लास है सिर्फ। ठीक है, पूरी सुनना। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बीच में अपन छोड़ के चले जाएं। अपन इस पूरे चैप्टर की रिवीजन, उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको आज ही अपन खत्म कर देंगे। इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ टॉपिक एक है जो हमारा आने वाला है। ठीक है, टॉपिक सिर्फ कितने बेटा जी, 1। 10 के पेपर मुझे वापस देने हैं, कोई बात नहीं बेटा, आ जाना। नॉलेज अब के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले मिलेंगे। ठीक है, चलिए। तो पॉइंट इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर है, इसमें हम लोग ये समझने चाह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से, मतलब आज जो अपन वर्ल्ड देखते हैं, क्या पहले भी ऐसा था? क्या पहले भी इसी तरीके से ट्रेड होता था जैसे अब हो रहा है? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आज इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है उसमें एक वर्ड है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। और इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है द ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। अब जिन बच्चों को बिल्कुल इजी डेफिनेशन करनी है, मैं उनके लिए बड़ा जी बोल रहा हूँ डेफिनेशन, प्लीज राइट कर लेना जिन बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ नेशंस, दोबारा सुन लो, इंटरकनेक्शन ऑफ नेशंस रेफर्स टू द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, याद रख लेना, इंटरकनेक्शन ऑफ नेशन, सिंपल, बस इतनी सी डेफिनेशन है अपनी। इंटरकनेक्शन ऑफ नेशंस रेफर टू द ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब अगर मुझे थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पर जाकर समझना, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, बताइए। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, कईयों के पास अगर पुरानी बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 4 था पहले ये। ठीक है, बट अब ये चैप्टर नंबर 3 है।
तो अगर अपने को इसमें इस डेफिनेशन के अंदर हमें सब कुछ समझ में नहीं आया, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा इसको एक लेंथी डेफिनेशन बनानी पड़ेगी और वो क्या बनानी पड़ेगी? द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज़, टेक्नोलॉजी, आइडियाज़ एंड पीपल फ्रॉम वन नेशन टू द अनदर नेशन। सिंपल है, देखो ये भी डेफिनेशन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईज़ी से ईज़ी ਆਪਾਂ करने की ट्राई कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, एनीथिंग from one nation to another nation, it is known as the globalization। तो हमारे यहाँ पर डेफिनेशन होगी क्लियर। तो अब मैंने क्या क्या नाम लिए, जैसे मैंने गुड्स का नाम लिया, मैंने कैपिटल, मतलब कैपिटल होता है जी पैसा लगा देना, मैंने होगा टेक्नोलॉजी का नाम लिया, मैंने आइडियाज का नाम लिया, लोग जाते थे एक दूसरी जगह पर। अब ये लोग जा क्यों रहे हैं, लोग दूसरे देशों में कैपिटल लगा क्यों रहे हैं, ये तो अपने को पता होना चाहिए। तो अब जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बेटा जी अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि लोग आज ही ट्रेड करने लगे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज ट्रेड करने लगे हैं। ट्रेड बहुत पहले से होता था, मीन्स कि हमारे एंशिएंट टाइम से भी, हमारे पूर्वजों के टाइम से भी हो रहा था बेटा, ठीक है? बना लो बेटा। आई विल सिंपली सेज कि अगर आप लोग सुन लोगे तो आई थिंक सो 4 नंबर मैटर करते हैं हर किसी के लिए तुम्हारे में से, ठीक है? तो ये जो 10th जैस्मिन वाली जनता बीच में आई हुई है, या 10th रोज की भी अगर कुछ है तो, ठीक है? तो भाई पढ़ लो, तुम्हारे लिए ये चीज़ें करवा रहा हूँ और ना कि मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है? हाँ जी बेटा जी, सबके, ठीक है? सबके लिए। तो नोट्स बनाओ, चाहे जो मर्ज़ी करो, आप अपना चैप्टर करो बस, ठीक है? तो प्री मॉडर्न टाइम के अंदर, मतलब अगर मैं बात सिंपल सी बात करूँ, ग्लोबलाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन में मैं एक मेरे देश में रह रहा हूँ, मेरे देश से मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर मैं कोई ट्रेड, वहाँ पर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, दैट इज़ नोन एज़ द ग्लोबलाइज़ेशन। सिंपल है, पॉइंट बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है? तो अब जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे, एंशिएंट टाइम में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। मेनली कौन लोग होते थे? या तो ट्रैवलर्स होते थे जिन लोगों को घूमने का शौक होता था, या फिर कोई जिसको आप बाबे-बूबे बोल देते हैं, वो लोग बाबे होते थे, या फिर जिनको ट्रैवलिंग का शौक था। मतलब मान लो सिंपल है कि अगर मान लो मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो मैं किसी और जगह पर जा रहा हूँ, मैं किसी देवी-देवता पर जा रहा हूँ। इसको मतलब आप बोलते हैं पिलग्रिम, ठीक है? तो पिलग्रिम भी होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, ये सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेड करते थे। और अब इनके रीज़न एक नहीं थे, हर किसी का अपना-अपना रीज़न था। कोई चाहता था कि मैं अपने धर्म को फैलाऊँ, कोई चाहता था कि भई यार मैं ट्रेड करने के पर्पज़ से जाऊँ, कोई चाहता था कि मैं पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके आऊँ। तो कोई जैसे मान लेते हैं कि चाइना के अंदर था, कोई बंदे को तंग किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो सोचता था कि यार यहाँ की बजाय मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो ये जो चीज़ें थी, वो सारी की सारी ग्लोबलाइज़ेशन होती थी, मतलब पुराने टाइम में, ठीक है भाई? तो अगर मेरे पास देखिए ना बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, हाँ बेटा तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। जितने तुम्हारे नंबर आ सकते हैं 4 भी ले लो, बहुत है, ठीक है? बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बेटा मोटिवेशन 10th के बाद कोई मोटिवेशन ही नहीं रही लाइफ में। बेटा देखो मोटिवेशन सिर्फ़ एक ही है कि अपने आप अगले 5 साल को अगर आप सिक्योर करना चाहते हो, एक सिंपल सी लाइन बोल रहा हूँ, पहले 25 साल मेहनत कर लो, ताकि अगले के 50 ईज़िली निकाल सको, या पहले 25 मज़े में निकाल लो और उसके बाद मेहनत करते रहो। तो इट्स बेटर कि हम पहले 25 साल में जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना पैसा कमा सकते हैं, जितना अपना करियर बूस्ट कर सकते हैं, उतना करो, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, कोई बात नहीं, लगा होगा, ठीक है? चलो भाई। सो हम लोगों को यहाँ पर ये बात समझ में आ जाती है कि लोग या तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के, मतलब अगर मैं सिंपल बात करूँ कि यार मुझे लगता है कि यार मैं दूसरी जगह पर जाऊँ, क्यों जाऊँ? क्योंकि मुझे लगता है वहाँ के देवी-देवता में ज़्यादा पावर है, ठीक है? तो या फिर नॉलेज की तलाश में चले जाते थे, या फिर अगर अपने बिज़नेस को चलाना है तो बिज़नेस के ज़रिए भी जा सकते हैं, या फिर एक राजा मुझे तंग करा, मैं उस पर्पज़ से भी वहाँ जा सकता हूँ। तो जी बहुत सारे पर्पसेज़ होते थे जिनकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, ठीक है? तो अब वो लोग अब जाएँगे, देखो मैं एक जगह से दूसरी जगह पर गया, अब मान लो मैं मेरे विलेज से आया, धर्मपुरा गाँव से आया, तो अब जब हम लोग आए तो ऑब्वियस है ना कि मैं काम की तलाश में आऊँगा, मैं अपने स्टडी के बेस पे मैं नॉलेज के लिए आया। लेकिन धीरे-धीरे करके क्या मैं सिर्फ़ मैं ही आया?
नहीं, यहाँ पर मैं अपने साथ अपनी स्किल्स को लेकर आया, अपने साथ मेरी गुड्स को लेकर आया। अगर मान लेते हैं कि कोई और पर्सन आया होगा तो वो अपने कोई इन्वेंशन को लेकर आया होगा। इवन कि जब पुराने टाइम में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो उस टाइम पर भी वो अपने साथ जर्म्स एंड डिसीज़ेज़ को लेकर जाया करते थे। ठीक है? कि अपने साथ अपने जर्म्स लेके, अपने डिसीज़ को लेके, क्योंकि पुराने टाइम में इलाज तो होता नहीं था, किसी को पता नहीं होता था कि हम बीमार हैं या नहीं है। ठीक है? तो इसी वजह से लोग क्या करते थे, ट्राई करते थे कि भई एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, जर्म्स एंड डिसीज़ेज़ भी साथ में चले जाते थे। उनको खुद को भी नहीं पता होता था कि वो अपने साथ क्या-क्या लेकर जा रहे हैं। ठीक है? इसमें ना एक छोटी-सी चीज़ आती है, जैसे कि अगर सिंपल समझोगे, इसमें ना एक एग्ज़ाम्पल आएगा आप लोगों को, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 3000 बीसीई पहले की कोस्टल एरिया जो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के पास, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के पास कौड़ीज़ मिली थी। मतलब आज के टाइम में इनको ना जी कोड़ी बोलते हैं। ठीक है? इनको क्या बोलते हैं ना कोड़ी। तो कोडीज़ बेटा जी पुराने टाइम में कहाँ-कहाँ पर मिली? मालदीव्स में मिली, और इसके अलावा ये चाइना में, यूरोप में, अफ्रीका में भी मिली है। मतलब तो इससे हमें सीखने को क्या मिला कि कहीं न कहीं हम जो ये कोडीज़ के ज़रिए ट्रेड था वो एक जगह से दूसरी जगह पर हुआ है। ठीक है? मतलब मिली चाहे एक जगह पर है, मालदीव्स में मिली, बट ट्रेड मिली तो और भी जगह पर है ना। पहली बार मिली थी मालदीव्स में, बट उसके बाद वो यूरोप में गई, अफ्रीका में गई। तो इसका मतलब यूरोप से ही, मतलब मालदीव्स से ही यूरोप में गई, मालदीव से ही अफ्रीका में गई, वहां पर भी क्या होने लग गया? ट्रेड होने लग गया। तो यहां से हम लोगों का जो ये पहला पेज था बेटा, बिल्कुल ये जो आपको पहला पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका हो जाता है कवर। और ये जो इमेज है, ये इमेज उठाई गई है आपकी बेटा जी गोवा के, मतलब एक म्यूजियम से उठाई गई है। ठीक है? मतलब गोवा के अंदर एक ये पुरातन मूर्ति पड़ी है जिसको बेटा जी शो किया गया है, और ये 10th सेंचुरी के अंदर बनी थी। बट ये बनी कैसे? इसके जो स्टोन्स थे, कहते हैं वो बाहर से आए थे। तो मतलब पॉइंट ये कि अगर म्यूजियम में आज भी ये इमेज पड़ी है, तो वो कहीं बाहर से ही आए थे ना लोग। सो यहाँ पर इस इमेज को वो लोग क्लियर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो द प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, वो चला गया। ठीक है? हाँ बेटा, अगर किसी का दिमाग दर्द कर रहा हो तो वो क्लास लीव करके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। पढ़-पढ़ के दिमाग दर्द करने लग गया होगा ना, तो बेटर है क्लास छोड़ दें फिर। ठीक है? चलिए जी। तो ये जो इमेज थी याद रख लेना, कई बार देखो वैसे पेपर में इस इमेज के आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है? बहुत कम है। लेकिन फिर भी स्टिल अपन एक-एक इमेज को कवर अप कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना आए। ओके? तो 1.1 टॉपिक का नाम है सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। अब ये जो बेटा जी आपका टॉपिक है, ये है बहुत ईज़ी, बट मज़ा आता है इस टॉपिक को करने में। सिल्क रूट कहते हैं कि वाइब्रेंट प्री मॉडर्न वर्ल्ड का, जो बच्चों का मतलब अभी एग्ज़ाम हो के हटा है कुछ बच्चों का, जीएन वाले बच्चों का भी, तो उन्होंने भी बेटा जी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, उनको पता होगा। ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट रखना हमेशा। ठीक है? तो सिल्क रूट बेटा जी एक एक अच्छा एग्जांपल है, काफ़ी ज़्यादा। सिल्क रूट बेटा जी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में मतलब जो ट्रेड को आगे बढ़ाने में हेल्प किया था, वो सिल्क रूट ने किया था। ये 15th सेंचुरी तक कंटिन्यूस चलते थे, और इनका काम क्या था कि मतलब एक नहीं था सिल्क रूट, अपन कहते हैं कि एक होते थे, नहीं। सिल्क रूट बहुत सारे थे। ठीक है? कुछ ज़मीन के ऊपर थे, कुछ समुद्री रास्ते के ज़रिए भी बने हुए थे। अब ये करते क्या थे? चाइना से बहुत सारे देशों के अंदर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अपने को लगता है कि चाइना से इंडिया तक ही सिर्फ सिल्क रूट होता था, ऐसा नहीं था। पूरे वर्ल्ड में ही उस टाइम पे सिल्क रूट होते थे। इनसे मेनली सिल्क को ट्रांसफ़र किया जाता था, बट धीरे-धीरे करके आगे भी और ज़्यादा ट्रांसफ़र होने लग गए थे। ठीक है? तो सिल्क के अलावा बेटा जी यहाँ पर स्पाइसेस हो गए या अदर क्लॉथ्स हो गए या बहुत सारे हो गए, ये एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड होने लग गए। चलो हम लोग को यहाँ पर समझ में आया। तो चाइना क्या करता था उस टाइम पे, कहीं न कहीं मतलब एक रूट बनता गया धीरे-धीरे करके। मतलब एक चैनल बन गए बहुत सारे, एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह पे तीसरी जगह पर। ठीक है? ओके बेटा, गुड। ठीक है? तो जो सिल्क रूट है बेटा जी, वो कहीं न कहीं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को बहुत ज़्यादा लिंक कर रहा था। याद रख लेना, जो सिल्क रूट थे चाइना के साथ यूरोप को भी लिंक कर रहा था, नॉर्थ अमेरिका को भी लिंक कर रहा था, तो वो सारे लिंक कर रहे थे। कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? तो जो लोग जाना चाहते हैं प्लीज़ बेटा जी, थैंक यू, जाइए। आपने जॉइन किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो जब ये सेंचुरी मतलब जब 15 सेंचुरी में कहते हैं कि क्रिश्चियन ईरा ऑलमोस्ट अबाउट खत्म हो गया था, तो उस टाइम पे बेटा
मतलब 15 सेंचुरी वो वाला टाइम था जो क्रिश्चियन ईरा से पहले का टाइम था। तब ये जो सिल्क रूट्स थे ये सारे के सारे हो गए थे बंद। ठीक है? तो हम लोगों को बेटा यहाँ पर ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है कि सिल्क रूट कब बेटा जी हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन चाइना से या किसी भी देश से या मैं यहाँ पर चाइना वर्ड यूज़ ना करके अप्पा वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए एशिया, ठीक है? क्योंकि चाइना, इंडिया या मालदीव्स ये सारे के सारे इसके अंडर आ जाएँगे, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ एशिया से कौन-कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, आपकी बुक में ऑलरेडी ये लिखी हुई है बेटा, ठीक है? जैसे कि आपको लिखा हुआ है वहाँ पर कि चाइनीज़ पोट्री ट्रैवल करती थी, टेक्सटाइल ट्रैवल करते थे, स्पाइसेस ट्रैवल करती थी या फिर चाइनीज़ सिल्क वगैरह जो सिल्क के कपड़े होते थे वो ट्रैवल करते थे। अब वो जाते कहाँ थे देखो, वो जाते थे यूरोप में, ठीक है? मतलब कहाँ जाते थे? यूरोप में। फिर यूरोप से क्या आता था बदले में? यूरोप से आता था गोल्ड और सिल्वर। पहली चीज़ हम लोगों ने क्या समझी कि अगर यूरोप से मतलब कि सॉरी एशिया से क्या-क्या जा रहा है? टेक्सटाइल जा रही हैं, चाइनीज़ पोट्री जा रही है, क्लॉथ्स जा रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा टेक्सटाइल या कोई भी चीज़ मतलब इसके अलावा कोई स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह जा रहे हैं, वो सारे जाते हैं। जाते कहाँ? यूरोप में। यूरोप से वापस क्या था? गोल्ड और सिल्वर। तो इस तरीके से कहीं न कहीं क्या हो रहा था? आदान-प्रदान हो रहा था। इवन कि कहते हैं इन्हीं रूट्स के ज़रिए जो बुद्धिज़्म के लोग थे, वैसे तो ओरिजिनेट बुद्धिज़्म धर्म इंडिया का है, बट बुद्धिज़्म धर्म भी ट्रैवल किया कहाँ तक? चाइना तक इसी रूट्स के ज़रिए ही किया था। कहते हैं इवन कि मुस्लिम भी इसी रूट्स के ज़रिए गए थे। इवन कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी, वो भी इसी रूट के ज़रिए गई थी। तो जितने भी धर्म भी फैले, वो भी इन्हीं रूट्स के ज़रिए ही क्या हुए हैं? एक्सटेंड हुए हैं। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा 1.1 जो टॉपिक है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, ये भी बेटा जी हमारा आता है कवर। मेरे पास जो बेटा जी बुक है उसमें 78 है, बट मुझे लगता है मतलब मेरे पास बहुत पुरानी बुक है, कम से कम 5-6 साल पुरानी बुक है। तो आपके पास इससे पहले ही आ जाएगा चैप्टर, क्योंकि थर्ड चैप्टर है ये। अब हमारे देखो, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आएँगे, जाएँगे, तो कहीं न कहीं तो मतलब अपना उनको भूख तो लगेगी ना। भूख लगेगी, अब मान लो कोई बंदा चाइना से चला, चाइना से इंडिया आ रहा है, तो रास्ते में वो अपनी कोई ना कोई फूड आइटम भी लेकर आएगा। तो इस तरीके से टॉपिक इज़ाद होता है फूड ट्रैवल, स्पैघेटी एंड पोटैटो। अब ये 2 ही टॉपिक्स हैं, मतलब स्पैघेटी और पोटैटो ये मेनली 2 रहेंगे, ठीक है? वैसे तो अपने बहुत सारे हैं, बट मेन ये 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आता है कि बुद्धिज़्म धर्म फैल गया। लेकिन उसके बाद फूड भी उनके साथ-साथ क्या करने लगा था? ट्रैवल करने लगा था। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं किसी दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, मैं दूसरी जगह से कोई मतलब अपनी कोई खाने-पीने की चीज़ वहाँ लेके गया, वो वहाँ पर भी चीज़ें बनने लग गई। तो इसी को बोलते हैं फूड ट्रैवल। कहते हैं जिसमें से ना कुछ कहानियाँ दी गई हैं, जैसे कहते हैं कि नूडल्स का जो आविष्कार था वो चाइना से हुआ था। ठीक है? क्या कहते हैं कि जो नूडल्स थी वो कहाँ से बनी थी? चाइना से। तो मतलब ठीक है यार, नूडल्स चाइना से बनी है, ठीक है। लेकिन उसका वहाँ पर नाम क्या पड़ गया? स्पैघेटी, ठीक है? वहाँ से इसका नाम बेटा जी क्या पड़ गया? स्पैघेटी इसका बेटा जी नाम पड़ जाता है। ठीक है? जब ये बाकी कंट्रीज़ के अंदर पहुँचती है धीरे-धीरे करके इसका नाम क्या पड़ गया? स्पैघेटी पड़ गया। इवन कि बीच में एक छोटा-सा और भी आएगा कि 5th सेंचुरी के अंदर जो अरब ट्रेडर्स थे, ठीक है? अरेबिक कंट्रीज़ के अपन ये मान लेते हैं, तो वहाँ से कहते हैं कि इटली का एक गाँव था सिसिली, वहाँ से पास्ता की शुरुआत हुई थी, ठीक है? वहाँ से किसकी शुरुआत हुई थी? पास्ता की शुरुआत हुई थी। ओके बेटा, आप मैं मेरा भैया है, क्लास कोई बात नहीं है बेटा, क्या कर रहे हैं? ਆਪਾਂ क्लास को ओवर कर रहे हैं, ठीक है? ये लो बेटा, मैंने जिसकी क्लास ओवर करनी थी, मैंने कर दी, ठीक है? ओके बेटा। तो कहते हैं पास्ता पहली बार शुरू कहाँ से हुआ था? सिसिली मीन्स कि इटली से। देखो मानना जाता है रियलिटी में क्या है क्या नहीं है। ऐसे अब आपके सामने एक इमेज दी हुई है, फिगर नंबर 2 दी हुई है और फिगर नंबर 2 में एक चाइना की ही दी हुई है, ठीक है? कि जहाँ पर वो लोग ये दिखा रहे हैं कि अलग-अलग सिविलाइजेशंस हैं, ठीक है? और वहाँ पर सिल्क रूट फैला हुआ है, मीन्स कि वो लोग यहाँ पर ये शो करना चाह रहे हैं कि फूड ट्रैवल इस तरीके से हुआ था, ठीक है? उसके बाद हम लोगों को समझ में आता है कि बहुत सारे आज के कॉमन फूड ऐसे भी हैं, जैसे पोटैटो है, सोया है, ग्राउंडनट है, मेज़ है, टोमेटो है, चिलीज़ है, स्वीट पोटैटोज़ हैं। ये बेटा ये मानो कि इनका तो कोई ओरिजिन पॉइंट पता ही नहीं है। ये इतने ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं कि किसी को इनका ओरिजिन पॉइंट पता ही नहीं है। ठीक है? एग्ज़ैक्टली किसी को भी नहीं पता। जैसे इसमें ना बीच में एक छोटी-सी स्टोरी भी आती है कि लोग ट्रैवल कैसे करते, तो एक इटालियन एक्सप्लोरर था। अब ये ना क्वेश्चन आ जाता होता है बड़ा, ठीक है? इटालियन कौन था? एक्सप्लोरर था,
जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। अब ये निकला था बड़ा जी वैसे रास्ते में, मतलब निकल गया, कहता मैं जा रहा हूँ जी। तो इसने रास्ता खोज दिया था किसका? अमेरिका का रास्ता खोज दिया था। ठीक है, जब इसने अमेरिका का रास्ता नया खोजा तो उसके बाद से आप लोग ये मानो कि जो सिल्क रूट थे वो बंद हो गए, मतलब कि 15th सेंचुरी के दौरान इस बंदे ने इसका रास्ता खोज दिया था। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस आपके बारे में लिखा हुआ है कि इसने किसको खोजा था? अमेरिका को खोजा था। तो अमेरिका को जब खोज दिया उसके बाद क्या हुआ? अब बीच में ना एक छोटा सा पॉइंट आता है आप लोगों के लिए कि यूरोप के अंदर एक क्रॉप थी जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, और वो बड़ा जी कौन सी थी हमारी? सोचो कौन सी होएगी? ठीक है, सोचो, एक बार दिमाग लगाओ। यूरोप के अंदर थी पोटैटो। ठीक है, यूरोप के अंदर पोटैटो जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई, और यूरोप के लोग पोटैटो के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब उन्हें एक चीज की टेंशन खत्म होगी कि यार कोई बात नहीं, अब तो हम टेंशन फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन वहीं पर एक आयरलैंड नाम का देश था। यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम है आयरलैंड। अब आयरलैंड के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वहां पर पोटैटो के अंदर कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, मीन्स उनकी फसल सारी की सारी खराब हो जाती है, हार्वेस्ट जितनी भी थी वो सारी की सारी हो गई खराब। और ये कब होता है बेटा जी? 1840s के अंदर। याद रखना है कब होता है बेटा जी? 1840s में। तो 1840s के अंदर पूरी की पूरी क्रॉप खराब होगी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड इन दैट स्टारवेशन। और इसी को नाम दिया गया है इरिश फेमाइन का। याद रखना इसको क्या नाम दिया गया था? इरिश फेमाइन। और ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता होता है। ठीक है, इरिश फेमाइन। तो चलो भाई, हम लोगों को यहां से क्लियर हो जाता है कि हमारे दो टॉपिक्स कवर हो गए, और अब आ जाता है हमारा आखिरी टॉपिक। जैसा कि हमारा वादा था कि आज हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं करने वाले हैं, बहुत छोटी सी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक रहेगा कंकस्ट डिसीज एंड ट्रेड। अब ये टॉपिक, मतलब मैं बोलूंगा इन सब में से, देखो अगर इसमें से आता भी है क्वेश्चन तो अगर 2 नंबर का आया तो भी आ सकता है, 3 नंबर का आया तो भी आ सकता है। इसमें से इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और इन्हीं टॉपिक्स में से बनेगा, और ज्यादा कोई टॉपिक्स में से बनने वाला भी नहीं है। तो अब हमें यहां पर समझ में आता है कि जब इन लोगों को खोज लिया गया था प्रॉपर तरीके से कि भी हाँ यार अमेरिका को अब डिस्कवर कर लिया। अब यहाँ पर क्या आता है कि 16th सेंचुरी में पूरा वर्ल्ड श्रैंक होने लग गया। क्यों? क्योंकि अब नए नए रूट्स आ गए, शॉर्टकट रूट्स बनने लग गए, शॉर्टकट रूट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो पुराने रूट्स वो सारे के सारे क्या होने लग गए? कैंसिल होने लग गए, और नए रूट्स बनने लग जाते हैं। अब जब नए रूट्स बनने लगे तो 60, और ये बने कब थे बेटा जी? 16th सेंचुरी में। याद रख लेना कब बने थे बेटा जी? 16th सेंचुरी में। अब पॉइंट ये कि अमेरिका थी एक अमीर कंट्री, रिच कंट्री। ठीक है, क्यों? आज तक वो पूरे वर्ल्ड के टच में था नहीं, और उसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी भी नहीं थी। रिसोर्सेज पूरी मात्रा में है, प्रॉपर मात्रा के अंदर उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो लेकिन यूरोप बेटा जी क्या था? एक गरीब देश था। यूरोप बहुत ज्यादा गरीब देश था। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे लोगों के अंदर एक अफवाह फैला दी गई कि जो नॉर्थ अमेरिका है ना, कहते उसके पास एक सिटी ऑफ गोल्ड है, जिसका नाम बेटा जी क्या है? एल डोराडो। ठीक है, तो याद रख लेना इस चीजों को कि एल डोराडो नाम की सिटी जो थी, अब वो आने लग गई लोगों के दिमाग में कि यार इतना ज्यादा रिच कोई कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा रिच तो तभी हो सकता है अगर उनके पास इतना ज्यादा सोना हो। तो लोगों के मन में, देखो एक्चुअली में था नहीं था कुछ नहीं पता, बट एक लोगों के माइंड में बैठ गया कि हाँ उनके पास एक सिटी ऑफ गोल्ड है। तो ये सिटी ऑफ गोल्ड जो बोली जा रही थी उसे बोला जाता है एल्डोरेडो। तो अब मैंने आपको बता दिया अमेरिका अमीर कंट्री है, यूरोप गरीब है। तो गरीबों को लगा कि यार अब क्या किया जाए? अमेरिका के ऊपर कब्जा किया जाए, क्यों ना उसको जीत लिया जाए। तो जो पोर्तुगीज थे और जो स्पेनिश लोग थे, यार रखना, दो पोर्तुगीज और स्पेनिश पीपल, ये दोनों के दोनों ने सोचा कि हम क्या करते हैं? अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लेते हैं जी। अब अमेरिका के ऊपर कब्जा करें कैसे? उनके पास तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उनके पास तो हथियार भी हैं, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, और वो थी इम्यूनिटी। मीन्स कि उनका पाचन तंत्र जो था वो उतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं था। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई कि भाई यार अब क्या करें हम। तो दैट वाज द बेसिक रीजन कि जिसकी वजह से उन्होंने एक बीमारी का एक नया तरीका निकाला, जर्म्स एंड डिसीज का, जो कि था स्मॉल पॉक्स। उन्होंने क्या किया? एक पर्सन जिसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, ठीक है,
चलो जी, उसको भेज दिया कहाँ पर? अमेरिका में। और अब वहाँ के लोग तो इज़िली मरने लगे, क्यों? इम्यूनिटी है नहीं, बीमारी हुई, बंदा मर गया। और इनके बहुत सारे लोग मर गए थे। तो उस टाइम पे कहते हैं कि अमेरिका के बहुत सारे पार्ट्स को यूरोप वालों ने अपने कब्ज़े में कर लिया था। ठीक है? अब यूरोप के अंदर तो बेचारे के अंदर गरीबी है ना? तो अब होने क्या लगा, एक तो गरीबी रही, ऊपर से उनके पास बीमारी रही, ऊपर से उनके पास खाना खाने को नहीं है, तो बंदा अब करे क्या? तो इसी वजह से जो मेजर रीज़न था, वो ये बना था उनके अटैक करने के पीछे का। और इसी वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर रहे थे, मीन्स कि यूरोप के लोग कहाँ जा रहे थे? अमेरिका में जा रहे थे कि हम वहाँ जाके अपना काम कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आएगी, सर आपने वर्ड बोला था एशिया, तो एशिया की अगर बात है तो वहां पर तो चाइना भी है, वहां पर इंडिया भी है। और चाइना और इंडिया एक ऐसे देश थे जो सबसे ज्यादा मतलब टॉप पे चलते थे इन द मैटर ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड में अगर कोई इतना ज्यादा ऊपर है, तो अब अपन करें क्या? ट्रेड तो अपने को मैनेज करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या हुई थी, चाइना ने देखा कि अमेरिका की हालत इस वजह से ऐसी हो चुकी है, तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, आइसोलेट कर दिया। आइसोलेशन का मतलब होता है कि अपना ट्रेड ना मैं बाहर ट्रेड करूंगा, ना मैं किसी को मेरी कंट्री में आने दूंगा, तो इसको बोल देते हैं आइसोलेशन। उन्होंने मतलब ये लगा लो एक तरह से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी कि चाइना वाले कहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं ट्रेड करेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि इंडिया के ऊपर कब्जा हो गया, किसका? ब्रिटिशर्स का। तो इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया और चाइना वालों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, जिसकी वजह से यूरोप को और यूएस को मौका मिल गया, मींस कि अमेरिका को मौका मिल गया ट्रेड में आगे बढ़ने का। सही है। सो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है मेरा जी हमारा खत्म। अब इसमें मेरा जी कुछ मतलब एक बॉक्सेस आते हैं, जैसे एक इमेज मेरा जी आपको फिगर नंबर 3 दिखाई गई है, जिसके अंदर मार्को पोलो नाम के व्यक्ति थे। आपको पता होगा मेरा जी, मार्को पोलो हमने पहले भी पढ़ा है ये बंदा। ठीक है। तो ये बड़ा जी एक मर्चेंट था, जिसने बड़ा जी ट्रेड करना शुरू किया था 15 सेंचुरी में। उसके बाद अगली बड़ा जी जो आपको इमेज दिखाई गई है फिगर नंबर 4, और ये इरिश फेमाइन की है। ठीक है। जहां पर लोग बड़ा जी आलू को नीचे से ढूंढ रहे हैं कि भी कोई साफ सुथरा आलू दिख जाए। ठीक है। तो ये वाली चीज चल रही है। बॉक्स नंबर 1 में दिया हुआ है बायोलॉजिकल वॉर की, एक ऐसी वॉर जहां पर कोई केमिकल वगैरह को छोड़ दिया जाता है, लोगों के ऊपर कोई गोली नहीं चलाता, कुछ नहीं चलाता। जैसे यहाँ पर था स्मॉल पॉक्स थी, बीमारी थी, अभी एक केमिकल ही तो है ना काइंड ऑफ। तो ये चीज जो थी उसी को रजे बोला गया बायोलॉजिकल वॉर। ठीक है, कि यहाँ पर वो लोग मर जाते हैं बट अलग तरीके से मरते हैं। सो दैट्स इट, ये बड़ा जी आपका कंप्लीट चैप्टर था। एज वी हैव प्रॉमिस्ड कि हमारा 30 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, 30 से 35 मिनट। अब अगर किसी का कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, प्लीज अब आप लोग डाउट ले सकते हो। सर ये अमेरिका के ट्रेड वाला रिपीट करना, ठीक है। अमेरिका में मेरा देखो सिंपल समझो कि अमेरिका के पास पैसा बहुत था। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज तक वो कभी भी मतलब देखो, पहले तो मैं एक डाउट को सोल्व कर रहा हूं, उसके बाद दूसरा दूसरा डाउट के ऊपर जाएंगे। पहले एक बार एक डाउट सारे के सारे सुन लो, क्योंकि वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या समझ में आती है बेटा, कि जब हम लोग सॉरी, तो अमेरिका के पास पैसा बहुत था। अब वो अपने आप को आइसोलेट करके बैठा था, उसके पास पैसा है, हथियार है, सब कुछ है। लेकिन इसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि उसके पास क्या है, एक सिटी है जिसका नाम क्या है, एल डोराडो, जो सिटी ऑफ गोल्ड है। ठीक है। तो लोगों के अंदर ये विश्वास बन गया, जिसके चक्कर में लोग, यूरोप वाले लोग जो कि पुअर थे, वो काम की तलाश में या किसी भी रीजन की वजह से अमेरिका में शिफ्ट होने लगे थे। तो जो स्पेनिश लोग थे और जो पोर्तुगीज लोग थे, इनके दिमाग में आया कि हम क्या कर लेते हैं, अमेरिका को ही अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो उन्होंने वहां पर स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी छोड़ दी, एक पर्सन को भेज दिया, जिसकी वजह से अमेरिका के बहुत सारे लोग मरने लग गए। और जब लोग मरने लगे, उसी के साथ यहाँ पर अमेरिका के ऊपर किसका कब्जा हो गया, यूरोप वालों का कब्जा हो गया। और उसके बाद चाइना ने अपने आप को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। इंडिया के ऊपर कब्जा ब्रिटिशर्स का हो गया, और यूरोप बड़ा जी ट्रेड में आगे बढ़ गया और अमेरिका ट्रेड में आगे बढ़ गया। ये बड़ा जी चीज दी हुई है। तो उसके बाद बेटा जी अगला, इरिश फेमाइन बेटा जी आयरलैंड के अंदर जब 1840s के अंदर, ठीक है, मतलब सारी की सारी फसल खराब हो गई थी पोटैटो की, उसी को इरिश फेमाइन बोला गया था, क्योंकि इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए थे। ठीक है। इटली के गांव का नाम बेटा सिसली। ठीक है।
SICILY, सिसली। इसमें से बेटा कोई मैप नहीं है। बॉक्स वन दोबारा बता दो बेटा। इसमें सिर्फ बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिसके अंदर आपको ये लिखा गया है कि इंग्लैंड के अंदर लोगों ने अब नए तरीके की लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी थी, जहाँ पर वो लोग ये नहीं देखते थे कि हथियारों से लड़ाई लड़नी है। वहाँ पर अब लोग लड़ते थे कि किसी मतलब कीटाणुओं को भेज देते हैं, मीन्स कि जर्म्स को भेज देते हैं। जैसे बीच में बेटा जी बीच में अपने कई कीटाणु यहाँ पर भी बैठे हैं, जो कमेंट में थोड़ा-थोड़ा कुछ बोलने की ट्राई कर रहे हैं। बट वही चीज़ होती है, देखो मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा, बोलने की भी नीड नहीं है, ठीक है? सो यू कैन से व्हाटएवर यू कैन से, हाँ बेटा आई लव यू टू, ठीक है? बट पॉइंट इज़ पढ़ाई करो, ठीक है? उसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का है, ठीक है? 1.3 का फर्स्ट स्टैंजा, 1.3 का बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड धीरे धीरे करके श्रैंक हो रहा था, मीन्स की सिकुड़ता जा रहा था 16वीं सेंचुरी तक आते आते, और यूरोपियंस ने नए नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए थे, जिसमें से एक एग्जांपल आपके सामने क्रिस्टोफर कोलंबस का है, ठीक है? और लोगों ने इंडियन ओशियंस का यूज करना शुरू कर दिया था एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए और नए नए नेटवर्क्स बनाने के लिए। इसमें बस इतना ही है। और बताओ भाई। बताइए जी। और कोई डाउट बेटा किसी का? ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। बेटा डिसेंटर्स का मतलब जो होता है वहां पर दिया हुआ है कि ऐसे लोग जो अपने एरिया में दूसरे धर्म को मानने नहीं देते, मीन्स कि भाई यार नहीं भाई यार, हम तो नहीं मनाने देंगे आपको अपना धर्म, हमारा धर्म फॉलो करो बस, ठीक है? बताइए भाई, और कोई? जल्दी आएगा बेटा, डोंट वरी। हाँ जी भाई, बोलो भाई। जल्दी आएगा बेटा, जल्दी आएगा। बेटा ऋतिक अभी बीच में कॉल मत कर, ठीक है? बिखरी हुई क्लास चल रही है, ठीक है? चलिए भाई, मुझे लगता है और किसी के कोई भी डाउट्स नहीं है, ठीक है? सो जय माता दी टू ऑल ऑफ यू बेटा, ठीक है? अब पॉइंट ये है कि आप लोग इस चैप्टर को करो, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि उसको लगा कि चाइना आइसोलेटेड होने का बड़ा जी रीजन सिर्फ एक ही था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यार अगर हम आइसोलेट हो जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी रूल नहीं कर पाएगा। ये बड़ा जी मेजर रीजन था, ठीक है? कि हमारे ऊपर कोई रूल ना करे, जैसे हालत अमेरिका की हुई है वैसे हमारी ना हो जाए। नहीं बेटा, कोविड-19 का एग्जाम्पल नहीं लिखना, नो। हाँ, मतलब ठीक है, मतलब कोविड-19 ना एक्चुअली में देखो कंट्रोवर्शियल बन जाएगा कि चाइना ने छोड़ा था, तो ऐसा अपन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल यही लिखना। ज़्यादा क्वेश्चन बेटा जी देखो कनक्वेस्ट से आने के चांसेस हैं, बट सिल्क रूट के भी आ जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर के अंदर बेटा जी इसका क्वेश्चन बनने के चांस है। इस बार मैक्सिमम ये चैप्टर 4 नंबर में ही रहने वाला है, ठीक है? और जिन लोगों को लग रहा है कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक अपन प्रॉपर वीडियो पे ज़रूर बनाएँगे, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे होंगे, ठीक है? तो वो अपन चीज़ देख लेंगे एक बार। सो रीज़न ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम, ये बेटा जी मैंने ऑलरेडी बताया कि रीज़न ऑफ माइग्रेशन क्या था, क्योंकि वो लोग काम की तलाश में जाते थे और वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? ओके, और मुझे लगता है और कोई डाउट नहीं है, और अगर फिर भी किसी के बेटा डाउट बच जाए, तो आप लोग मुझे बेटा जी व्हाट्सएप कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूँगा। ओके बेटा?
सो मिलते हैं बेटा जी फिर बहुत जल्दी। अभी 2-3 दिन का एक बार ब्रेक आएगा। आप लोग जो अभी टोटल 4 वीडियोज़ आई हैं, हिस्ट्री की 3 मतलब फर्स्ट चैप्टर की और इसकी 1, तो आप इनको बेटा जी कवर अप करो, तो तब तक के लिए बेटा जी बन जाएगा। ओके बेटा? सो मिलते हैं 2-3 दिन बाद। तब तक के लिए बाय-बाय, टाटा। आज क्वेश्चन आंसर नहीं है बेटा।